इस साल का एंड बस आने ही वाला है, बट नए साल में सक्सेस पाने के लिए खुद को प्रिपेयर करने का ये परफेक्ट टाइम है। तो आज की वीडियो में मेरे पास ऐसे 9 फाइनेंशियल मूव्स की लिस्ट है जो आप साल खत्म होने से पहले आज ही स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आप अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल अपने हाथ में ले सको और नए साल का एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत कर सको। अगर आपको भी 2026 में फाइनेंशियली फ्री होना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना देरी किए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे है टेकिंग स्टॉक ऑफ योर कैश। साल के एंड में ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास कितना लिक्विड कैश पड़ा हुआ है। लिक्विड कैश इन द सेंस जो भी आपके बैंक अकाउंट में, आपके सेविंग अकाउंट में, आपके पास आपके एज इमरजेंसी फंड आपने जो भी सेव करके रखा हुआ है, लिक्विड कैश कितना पड़ा है, लिक्विड फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वहां पे कितना पैसा पड़ा है, ये सारा पैसा, यहाँ तक कि जो आपने घर के कोने कोने में भी छुपा के रखा है वो सारा पैसा, ये सारा पैसा आपको पता करना है कि आपके पास कितना है। अब ये जो पैसे का आप हिसाब लगाओगे कि आपके पास कितना लिक्विड कैश है, इसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि बाय चांस अगर आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इन हैंड कितना कैश पड़ा हुआ है। और जो मैं यहाँ पे लिक्विड कैश की बात कर रही हूँ, इससे मेरा मतलब है वो पैसा जो 1 से 3 बिजनेस डेज के अंदर अंदर आपके हाथ में आ सके। ये साल खत्म होने तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपके पास कितना लिक्विड एसेट है, लिक्विड एसेट की आपकी पोजीशन क्या है। अब दूसरे नंबर पे है टेक एडवांटेज ऑफ योर फ्री मनी। अब आप बोलोगे फ्री का पैसा कहाँ मिलता है, मैं बताती हूँ। एम्प्लॉयर पीएफ मैच, गवर्नमेंट स्कीम्स, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स, कैशबैक, इंटरेस्ट सब्सिडीज, ये सब तुम्हारा पैसा है जो तुमने बस क्लेम ही नहीं किया। और फ्री का पैसा छोड़ने का मतलब है बेवकूफी, फाइनेंशियल स्टुपिडिटी। अगर कंपनी तुमको पीएफ मैच दे रही है और तुम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो तो भाई समझ लो तुम सैलरी का एक हिस्सा डस्टबिन में डाल रहे हो। द रूल इज सिंपल, जो भी फ्री का पैसा मिले उसे बटोर लो, ईगो को साइड में रखो। अब थर्ड नंबर पे आता है डेट असेट टैली। अब तीसरी चीज जो आपको साल खत्म होने से पहले पहले करनी चाहिए वो है आपको अपना एसेट और अपनी लायबिलिटीज क्या है ये पता होना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, उनको तो ये सीधे सीधे भाषा में समझ में आ रहा होगा कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, मैं क्या बात कर रही हूँ। लेकिन जो लोग इस बैकग्राउंड से नहीं है उन लोगों को मैं बताती हूँ। तो सुनो, लायबिलिटीज वो है जो आपके पास, आपने अगर किसी चीज का लोन लिया है, कार लोन लिया है, ईएमआई किसी चीज की चल रही है, ये सारी आपका लायबिलिटीज में आ जाता है। जो भी उधारी का आपके ऊपर है ना, जो आपको देना है, वो सारा आपका लायबिलिटीज में आ जाता है। और एसेट्स जो है, जो भी इन्वेस्टमेंट आपके पास की हुई है आपने, जो आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा पड़ा हुआ है, या आपने कोई घर आपके पास कोई रियल एस्टेट है, तो ये सारा चीज आपका एसेट में आ गया। अब एक साइड आपको लायबिलिटीज का हिसाब लगा लेना है और दूसरी साइड आपको अपने एसेट्स का हिसाब लगा लेना है कि क्या क्या चीज आपके पास जुड़ी हुई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लायबिलिटीज को माइनस कर देना है एसेट से। ठीक है, लायबिलिटीज को माइनस करोगे जब आप एसेट से, तो आप समझ रहे हो आपके पास क्या निकल कर आएगा, आपके पास निकल कर आएगा आपका नेटवर्थ। एवरी मंथ आपको ये ट्रैक नहीं करना है कि आपका नेटवर्थ क्या है, इससे मेंटल प्रेशर पड़ता है। अब फोर्थ नंबर पे साल के एंड में जो आपको ट्रैक करना चाहिए वो है द 3 बिग थिंग। पहला है आपका रेंट, दूसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा है आपका फूड। अक्सर हम मिडिल क्लास वालों के साथ क्या होता है ना, हमारी 60 to 70% जो स्पेंडिंग होती है ना, वो इन्हीं 3 चीजों में अक्सर चली जाती है। अब अगर आप अपना बजट मेंटेन करना चाहते हो, सेविंग करना चाहते हो और अच्छा इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको इन 3 कैटेगरीज को ऑप्टिमाइज करना होगा। मान लो आप किसी मेट्रो सिटी में रूम देख रहे हो, अब वहां पे जो रूम आपको 20,000 का मिल रहा है, मान लो वही रूम थोड़ा सी ही दूरी पे, करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी पे ही आपको 10 से 12,000 का मिल रहा है। इससे क्या हो सकता है, आपका तुरंत बहुत सारा पैसा बच सकता है। लेकिन लोग जो है ना, वो इन बड़ी बड़ी चीजों पे, रेंट, इन सब चीजों पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। वो सोचते कि चलो रहना तो है ही, तो रह लेते हैं। लोग पता है कि इन छोटी छोटी बातों पर ही सिर्फ ध्यान देते हैं, रोज की कॉफी या फिर आज ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, छोटी मोटी चीज, जिम वगैरह, ये सब चीजें स्किप करने का सोचते हैं, जबकि लोगों को बड़ी बड़ी चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब 31 दिसंबर आने से पहले एक बार जरूर सोचो कि इन सबको कैसे मैं सस्ता कर सकूं। अब मेरा गोल यहाँ पे कोई कंजूस बनना या बनाना नहीं है, बस बड़े खर्चों को लेकर थोड़ा सा इंटेंशनल होना है।
अब जो पांचवी चीज है आपकी, वो रहेगी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिनमें आप उन इन्वेस्टमेंट को बेच देते हो जिनकी वैल्यू गिर गई है, ताकि आप अपना लॉस लॉक इन कर सको। इस लॉस का यूज आप अपने कैपिटल गेन पर टैक्स बचाने के लिए कर सकते हो। अब लोग अक्सर साल खत्म होने के 2-3 हफ्ते पहले ये चीज करते हैं, पर आप इसे कभी भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन अगर साल एंड में आप ये करोगे तो ये बहुत अच्छा है। अब आते हैं नंबर 6 पर। साल खत्म होने से पहले अपने सारे बिल्स को रिव्यू और रीनेगोशिएट कर लो। ऐसा मैं अक्सर अपने केबल बिल के साथ करती हूँ, आप किसी भी चीज के साथ कर सकते हैं। अक्सर मैं क्या करती हूँ, साल के एंड में मैं अपने प्रोवाइडर को कॉल करती हूँ और उससे बस इतना पूछती हूँ कि पूरे साल के लिए, अगले पूरे साल के लिए अगर मैं करूँ तो कोई मुझे डिस्काउंट मिल सकता है क्या। अक्सर उनके पास कोई ना कोई डिस्काउंट तो रहता ही है और वो दे भी देते हैं। अगर आप थोड़ा लंबा रुकने का वादा करें तो ही आप अपने हेल्थ, होम या फिर ऑटो लोन के साथ ऐसा कर सकते हो, उनके प्रोवाइडर्स को कॉल करके, या फिर आप दूसरे प्रोवाइडर्स के रेट को कंपेयर करके भी अपने पैसे बचा सकते हो। अगर एक फोन कॉल से आपके महीने के 200 रुपए भी बचे रहे ना, तो ये भी बहुत बड़ी डील है। नंबर 7 पे है अपने टैक्स फ्री मनी अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाना। अब एक चीज है जो यहाँ पे लोग सीरियसली अंडर एस्टिमेट करते हैं, जैसे वह है टैक्स फ्री पैसा। देखो, अर्निंग बढ़िया होना अच्छी बात है, लेकिन जो पैसा तुम घर लेकर जाते हो ना, वही एक्चुअल में आपका रियल पैसा है। इंडिया में लीगली काफी ऑप्शन होते हैं जहां पर टैक्स या तो जीरो होता है या फिर लॉन्ग टर्म में नेगोशिएबल होता है। जैसे आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, बोरिंग लगता है बट टैक्स फ्री है। ईपीएफ है, एम्प्लॉयर का पैसा प्लस टैक्स बेनिफिट। सर्टेन लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे होल्डिंग पीरियड के बाद टैक्स नहीं लगता है। इक्विटी लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप कर सकते हो। पॉइंट ये नहीं है कि आप सिर्फ टैक्स फ्री ही इन्वेस्ट करो, पॉइंट ये है टैक्स को प्लान में इंक्लूड करो। अब नंबर 8 पे आता है अपना सेविंग रेट पता करना, और ये आपके फाइनेंसेस का वैसे भी सबसे बेसिक सवाल है। अगर मैं रास्ते में आपको कहीं पे मिल गई और आपसे पूछूं कि आपका सेविंग रेट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। और इसे निकालना बहुत ज्यादा सिंपल है, बताती हूँ। देखो, एक जगह पे नोट करो पिछले 3 महीने में आपका टोटल खर्चा कितना हुआ है, फिर देखो आपकी मंथली इन हैंड इनकम कितनी हो। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वही आपका सेविंग अमाउंट है। तो आपके पास सेविंग कितनी है, सेविंग रेट पता होना, ये आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। और आखिर में नंबर 9 पे है अपने 2026 के फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे कि आप सोचो कि 2026 में आपका सबसे बड़ा गोल क्या है। अब गोल से ये मतलब नहीं कि ढेर सारा आपने एक वो लिस्ट तैयार कर दिया, नहीं, सिर्फ 1 या 2 गोल सेट करो और आपका पूरा फोकस उन्हीं को अचीव करने में होना चाहिए। फाइनेंशियल गोल के यहाँ पे कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे अपने बच्चों के लिए एजुकेशन फंड इकट्ठा करना, अपने इमरजेंसी फंड को और बढ़ाना, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि आप काफी वक्त से अपने फाइनेंसेस पर वर्क कर रहे हो, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर पहले ही बहुत सीरियस हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो लोग एक साथ बहुत सारे गोल सेट कर लेते हैं ना, वो अक्सर एक भी गोल पूरे नहीं कर पाते। इसीलिए मैं चाहूंगी कि आप सिर्फ 1 या 2 गोल पर फोकस करो और उन्हें अचीव करो। तो अब अगर आप कंफर्टेबल हो तो मुझे कमेंट में नीचे जरूर बताना कि आपके 2026 के गोल क्या रहने वाले हैं, आपका अभी का सेविंग रेट क्या है और आपका नेटवर्थ क्या है। आई होप आपके इस साल का आखिरी हिस्सा अच्छा जा रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ऑलमोस्ट न्यू ईयर।